कृषि पद्धतियों के चरणों में हम पढ़ेंगे खरपतवार हटाना। खरपतवार हटाना इसके लिए लगाएंगे खेत फसलों के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे। अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। ये खरपतवार की परिभाषा भी हो गई। ठीक है, जो फसलों को दिए जाने वाले पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं। तथा फसलों की वृद्धि को रोकते हैं। फसलों की वृद्धि को रोकते हैं। आगे क्या है? फसलों की वृद्धि को रोकते हैं जिन्हें हटाना आवश्यक होता है। अब खरपतवार हटाने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 विधि जैसे रासायनिक उपचार विधि, और दूसरा यांत्रिक विधि। रासायनिक उपचार विधि में रासायनिक पदार्थों के छिड़काव द्वारा खरपतवार की वृद्धि को नियंत्रित कर दिया जाता है, अर्थात खरपतवार को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा यांत्रिक विधि, इस विधि में खुरपी या दरांती की सहायता से खरपतवार वाले पौधों को काट दिया जाता है या हाथों की सहायता से उन्हें उखाड़ कर अलग कर दिया जाता है। यह यांत्रिक विधि कहलाती है। इस विधि में किसी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता है, अतः फसलों के लिए ये विधि ज़्यादा उपयोगी होती है। खुरपी या दरांती की सहायता से जब खरपतवार को हटाते हैं उस दौरान मिट्टी में आवश्यक गैसें प्रवेश कर जाती है और कुछ मिट्टी उलट पुलट कर पोली भी बन जाती है, जिससे मृदा की जड़ें आसानी से श्वसन कर जाती है। खरपतवार हटाना के इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा है फसल की सुरक्षा। फसल की सुरक्षा, तो जब फसल उगाई जाती है तो फसल उगाए जाने के दौरान खरपतवार, सूक्ष्म जीवों, सूखा आदि से भी फसल की सुरक्षा करनी होती है। जब सूखा पड़ जाता है तो फसल नष्ट हो सकती है, अतः नियमित समय पर हमें सिंचाई करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसी तकनीकें अपनाकर हम फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे फसलों की सूखा, जल भराव, जंगली जानवरों
तथा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करनी पड़ती है। सुरक्षा करनी पड़ती है। फसल की अगर हमने सुरक्षा कर ली, अच्छी तरीके से फसल होती रहेगी और निश्चित समय के पश्चात, जैसे ही फसल को परिपक्व होने में 4 महीने का समय लगता है या 3 महीने का समय लगता है या 6 महीने का समय लग रहा है, तो निश्चित समय अवधि पर फसल पक जाती है और फसल पक जाने के पश्चात उसे काटना पड़ता है। फसल काटने की यह प्रक्रिया फसल की कटाई कहलाती है। फसल की कटाई। फसल की कटाई। फसल पक जाने के पश्चात काटना फसल की कटाई कहलाती है। फसल की कटाई कहलाती है। कटाई के लिए दरांती, दरांती अथवा कॉम्बाइन या फिर दरांती एवं कॉम्बाइन मशीन, कॉम्बाइन मशीन का प्रयोग किया जाता है। कॉम्बाइन मशीन। अगला चरण है थ्रेसिंग। फसलीय पादपों की कटाई के पश्चात, फसलीय पादपों की कटाई के पश्चात अनाज एवं चारा अलग करने की प्रक्रिया को शरीफ ना भी ऊपर मत लिखाओ तो। प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इसके लिए कॉम्बाइन, ये कॉम्बाइन तथा थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। थ्रेशर मशीन का प्रयोग किया जाता है। एक टॉपिक और है यहाँ, एक नया शब्द है विनोइंग। विनोइंग, विनोइंग को हम फटकना कहते हैं। ये होगा कि कई बार जब थ्रेसिंग मशीन के पश्चात से अनाज और चारे को अलग कर लिया, तब भी अनाज के साथ साथ कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं। इन पदार्थों को फटकने की प्रक्रिया ही फटक कर इन्हें अलग करना। फटकने के लिए या तो इन्हें हवा में ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जाता है
थ्रेसिंग के पश्चात अनाज को साफ करने के लिए फटकना पड़ता है। जिसे विनोइंग कहते हैं। जिसे विनोइंग कहते हैं। विनोइंग के बाद में कटाई पर्व। कटाई पर्व तो देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न समय पर या अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार फसलों की कटाई की जाती है। उस दौरान कुछ त्योहार आते हैं, इन्हें कटाई पर्व कहते हैं। जैसे रबी की फसलें जिस मौसम में काटी जाती है, मार्च अप्रैल में, उस टाइम होली और गणगौर का त्यौहार हमारी सामान्य भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ होता है। उसके अलावा खरीफ की फसलें जब काटी जाती है तो खरीफ की फसलें काटी जाने के दौरान दशहरा पर्व या दुर्गा पूजा या दुर्गाष्टमी जैसे पर्व होते हैं। इन पर्वों को कटाई के साथ साथ, क्योंकि किसान के पास में नया अनाज उत्पन्न हो जाता है, नया अनाज प्राप्त होता है, इस कारण नए अनाज के साथ इन त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे हमें कटाई पर्व कहते हैं। फसलों की कटाई के पश्चात आने वाले त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जिन्हें कटाई पर्व कहते हैं। जिन्हें कटाई पर्व कहते हैं। कटाई पर्व के पश्चात फसलीय पद्धति का अंतिम चरण है, वो है भंडारण। अब पढ़ेंगे भंडारण। अनाज के दानों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृहों में ले जाया जाता है। इसे भंडारण कहते हैं। इसे भंडारण कहते हैं। ये भंडार गृह एक तरह से गोदाम ही होते हैं। गोदामों में रखकर इन्हें विभिन्न रासायनिक पदार्थों की सहायता से उपचारित कर दिया जाता है। विभिन्न रासायनिक पदार्थों से जब इनको उपचारित कर दिया जाता है
तो इनमें सूक्ष्म जीव नहीं पनपते हैं और लंबे समय तक इनकी उपलब्धता बनी रहती है। भंडार गृहों में सूक्ष्म जीव, इल्लियां होती है, वो फसलीय अनाज के दानों को खराब कर देती है, तो भंडार गृहों में सूक्ष्म जीव नहीं लगते हैं। अब कुछ ऐसा प्रयोग हमारे घरों में भी किया जाता है कि जब साल भर के लिए अनाज एकत्र किया जाता है या स्टोरेज किया जाता है उसका, तो नीम की पत्तियां जैसे कुछ मटेरियल अनाज के साथ साथ रखे जाते हैं। एक प्रश्न बन सकता है, अनाज के साथ साथ नीम की पत्तियां अरंडी का तेल, कपूर की गोलियां, क्यों रखे जाते हैं? ठीक है, इसके आंसर में हम लिख सकेंगे नीम की पत्तियां एक तरह से कीटनाशक होती है। इसकी जब इसे अनाज के साथ रखा जाता है तो कीट नहीं पनप पाते हैं। अरंडी का तेल ये भी एक तरह से कीटनाशक की तरह कार्य करता है। कपूर की गोलियां, तो कपूर की गंध होती है, उससे सूक्ष्म जीव इसके पास में ही नहीं आते हैं। तो लिखेंगे ये सभी पदार्थ कीटनाशक प्रकृति के होते हैं। इस कारण अनाज के साथ नीम की पत्तियां अरंडी का तेल कपूर आदि रखे जाते हैं। जिससे अनाज खराब नहीं होता। खराब नहीं होता है। पाठगत पूरी डिटेल्स कंफर्म हो चुकी है, पूरा पाठ ये खत्म